दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार बहस चल निकली है उस ईमानदारी पर, भारत की सरकार की उस ईमानदारी पर सवाल उठने लगा है जिस सरकार पर हमेशा से एक बनाया जाता है हब्बा कि ये सरकार बहुत ईमानदार है, ये सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है। मोदी जी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन अब सरकार का ये जो भ्रष्टाचार है मतलब घेरे में आ रहा है। सोशल मीडिया वो पहले वाला जमाना तो है नहीं कि सारे अखबार खरीद लिए और अपने हिसाब से खबरें छपवा ली, और पहले जैसे पत्रकार भी नहीं है जो इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगा दे तो उनके खिलाफ आर्टिकल पर आर्टिकल लिख दे और इंदिरा जी उन्हें गिरफ्तार ना करें। यह है मोदी राज, यह है कलयुग। मोदी जी का वो राम युग जिस राम के कभी वो पुजारी नहीं रहे। मोदी जी के वो बीजेपी भक्त जो सावरकर को पूछते हैं, जो गौ मांस खाने में कभी भी परहेज नहीं करते थे। ये वो बीजेपी के संगी लोग हैं जो सावरकर को अपना आइडियल मानते हैं, और सावरकर को मांसाहार से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन चलिए, पुराने मुर्दे नहीं उखाड़ते प्रधानमंत्री मोदी जी। हम आज नई बात लेकर के आए हैं, नई क्लास लेकर के आए हैं। आपका नया कदम क्या होगा वो लेकर के आए हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक फैसला आया था, वो तो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और लगा कि हां, देश जिंदा है, देश की आत्मा जिंदा है। देश में कोई है कोना जहां पर सांस ले रही है हमारे लोकतंत्र की वो सांस जो हमें न्याय देगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या जार जार रोती है लोकतंत्र की वो आत्मा जो कहने को तो लोकतंत्र की आत्मा और लोकतंत्र का देश है हमारा भारत, लेकिन है क्या? एक तानाशाह की मुट्ठी में फंसा हुआ एक ऐसा भारत जो गरीब 80 करोड़ राशन में बिक जाता है, जिस गरीब की कीमत केवल 5 किलो राशन लगाई जाती है। क्या यकीन करेंगे दोस्तों, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है, तब सुल्तान का दिमाग दौड़ने लगता है, सुल्तान की हिलोरें लेने लगती हैं और डर लगने लगता है कहीं लोकसभा चुनाव न हार जाऊं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल साफ और स्पष्ट था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर डल जानी चाहिए। एसबीआई को ऐसे आदेश दिए गए थे, लेकिन क्या डली? बल्कि उल्टा भारतीय स्टेट बैंक, जिसको 21 दिन दिए गए थे, वो बोला कि ये तो करना काफी था। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के संबंध में जानकारी देने के लिए 23 जून 2024 तक का समय बढ़ाने की मांग की है। अपनी याचिका में एसबीआई ने कहा, इस कोर्ट ने अपनी अंतरिम आदेश की तारीख 12 अप्रैल 2019 से फैसले की तारीख 15 फरवरी 2024 तक दाता की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इस समयावधि में 22,217 चुनावी बॉन्ड का उपयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया गया था। एसबीआई ने बताया कि बनाए गए बॉन्ड प्रत्येक चरण के अंत में अधिकृत ब्रांच द्वारा सीलबंद लिफाफे में मुख्य ब्रांच में जमा किए गए थे। इस तथ्य के साथ कि 2 अलग अलग सूचना साइलो मौजूद हैं, इसका मतलब ये होगा 2 सूचनाएं बनाई गई थी, एक गलत एक सही, होगा कि कुल 44,434 सूचना सेटों को डिकोड और संकलित और तुलना करनी होगी। मतलब टेक्निकली चीज बता दी। रवीश कुमार साहब ने भी खींचा। रवीश कुमार साहब का ये वीडियो मैं कोट करना चाहूंगा। यहाँ महीने का समय चाहिए ताकि लोकसभा का पूरा चुनाव निकल जाए और जनता को पता ही ना चले कि 16,000 करोड़ का चंदा इस बॉन्ड से किसने दिया, उसे कितने अरबों का फायदा हुआ। यह चंदा नहीं था, फ्रॉड था, घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यही पालन हो रहा है। आदेश तो साफ साफ था कि 6 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक को सारे दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप देने हैं और 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करना है। 17 दिन लग गए स्टेट बैंक को यह पता करने में कि वह 21 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं दे सकता। रवि जी की चिंता वाजिब है, कोर्ट किया, लेकिन मैं उसके आगे की दास्तां आपको बताने वाला हूं। कांग्रेस का आरोप भी आया सुप्रिया श्रीनेत का, वो भी
15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है। अब होती है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चालू। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म चालू होती है इस गाने के साथ, अब आगे की दास्तां तो मुझसे सुन। और विपक्ष को बोलूंगा, सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। अब तक बात जो तेरे दिल में थी, दिल से निकल करके होठों पर आ। जी हां, एसबीआई ने जो ये याचिका दाखिल की है, कहां की है? वो हो सकता है, जो मेरा अंदेशा है, कंफर्मेशन नहीं है, ना किसी मीडिया ने बताया है, या शायद गुप्त रखी जाती होंगी बातें, रवीश कुमार साहब को भी पता नहीं चला होगा। लेकिन आगे की दास्तां क्या है वो मैं बताने आया हूं। बस चुनकर के कुछ टुकड़े पत्थर के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आसमान पर उछालने आया हूं। जी हां, ये याचिका जो है डाली गई होगी 100% सुप्रीम कोर्ट की जज बेला त्रिवेदी की उस बेंच में, जिस बेंच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी खुद की एक बेंच बना ली है, अपने कोर्ट की वकील बिठा करके। अपनी एक कानूनी सलाहकार को जब मुख्यमंत्री थे बिठा दिया वहां। ये वही बेला त्रिवेदी हैं जिनको तवज्जो दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए और सारी बातें हुई, तब यही थी वो जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची मोदी जी की मेहरबानी तक, और इन्होंने सारे फैसले उलट दिए। यही है वो जिन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला सुनाया। यही है वो जो मोदी विरोधियों के खिलाफ फैसले देती हैं। यही है वो जो एसबीआई की एप्लीकेशन को स्वीकार किया होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ क्या करेंगे? क्या उनको लकवा मार जाएगा? क्या उनको रोक दिया जाएगा? क्या डीवाई चंद्रचूड़, जिनसे देश को आशाएं हैं और ये देश अपील करता है, चंद्रचूड़ जी, एसबीआई ने जो याचिका दाखिल की है उस पर आप सुनवाई कीजिए, या कॉलेजियम फैसला करेगा कि कौन सा केस कहां जाना चाहिए। अगर यह केस बेला एम त्रिवेदी की अदालत में जाता है
तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की सेटिंग है, और बहुत कर्री वाली सेटिंग है, जिसके जरिए वो एक बार फिर कानून के फंदे से बच जाएंगे। क्योंकि जब राज खुलेगा, नाम बाहर आएंगे, तो पता चलेगा ना, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला, कौन कौन था, किस किस से चंदा लिया, कौन कौन था जिसको चंदे के बदले रेलवे स्टेशन बेचे गए, कौन कौन था जो तुम्हारे साथ भ्रष्टाचार में शामिल था। मोदी जी जवाब तो देने होंगे। आप ही की भाषा में पूछ रहा हूं साहिब, मिमिक्री नहीं कर रहा। देश में जो है बेरोजगार युवाओं की लंका लगी पड़ी है, और आप पकौड़ा व्यापार बता देते हैं। मतलब पकौड़े को बोलते हैं कि ये व्यापार है, ये मतलब नौकरी है। लानत है यार तुम पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी उम्मीद अपनी उस कानूनी सचिव से है जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया है। अब देखना होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर फिर सामने आएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।